इतने शानदार, मार्मिक और विचारोत्तेजक भाषण इनकी प्रतिभा का परिचायक है। और इस अमृत काल में इसी प्रतिभा के कारण भारतीय कॉलेज को निकाल दिया। अमृत काल को योग्य शिक्षक नहीं किया। तो अब मैं अगले वक्ता के रूप में प्रोफेसर आशुतोष कुमार को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रोफेसर वीर भारत तलवार और इस बातचीत में शामिल मेरे सहयोगी और मेरे नौजवान दोस्तों, आपके महाविद्यालय में पहले भी आया हूँ और हमेशा आपका उत्साह, आपकी रुचि देख के अच्छा लगा है। आज ये गोष्ठी मेरे लिए खास तौर पे महत्व रखती है, भावनात्मक रूप से महत्व रखती है कि आज, हालांकि अनेक गोष्ठियों में प्रोफेसर तलवार के साथ श्रोता के रूप में या कभी आयोजक के रूप में रहा हूं, लेकिन आज पहली बार उनके साथ एक पैनल में शामिल हूं। प्रोफेसर तलवार पीएचडी के मेरे शोध निर्देशक थे। आपको हो सकता है ये बात खटक भी रही हो कि मैं नाम लेके उनकी बात कर रहा हूं बजाय गुरुवर या कुछ और कहने के, लेकिन यह शिक्षा प्रोफेसर तलवार ने ही दी है। मैं किताबें तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन जीवन की शिक्षा, जीवन का लोकतांत्रिक व्यवहार, अपने विचारों को जीने की कोशिश, विचारधारा और वैयक्तिक जीवन में मेल, ये सब चीजें हमने प्रोफेसर तलवार से सीखी हैं। कभी रास्ते में चलते हुए अपनी ओर से भी हमने कोशिश की कि सर का बैग उठा ले, तो उन्होंने सख्ती से मना किया। तो वो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज का दिन चूंकि खास है इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया। आज का दिन इसलिए भी खास है कि कवितेंद्र भी मेरे साथ पैनल में हैं और कवितेंद्र और मेरे और अभय जी और तलवार जी के रिश्ते के बारे में आपको पता ही है, लेकिन एक जानकारी यह है कि कवितेंद्र का जो पीएचडी का इंटरव्यू हो रहा था तो मैं वाह्य परीक्षक के रूप में गया था। तो ये एक आज अजीब सा संयोग है। इस तरह से 3-4 पीढ़ियां आपके साथ आ गई हैं जो तलवार जी से जुड़ी हुई हैं। खैर, बहुत ही तार्किक और ठोस आधार आज की चर्चा का रख दिया कवितेंद्र ने। हिंदी में विमर्शों की बात होते हुए एक जमाना हो गया और निश्चित रूप से अब वो समय आ गया है जब हमें इस पे बात करनी चाहिए कि हिंदी में ये विमर्श ठहरे हुए क्यों लगते हैं। हालांकि ये बात भी, ये बहस भी प्रोफेसर तलवार ने शुरू की थी आज से बहुत पहले, जब हिंदी आलोचना पक्ष और विपक्ष में बटा हुआ था। यानी कुछ लोग विमर्शों के पक्ष में थे, कुछ उसके खिलाफ थे, कोई दलित विमर्श के पक्ष में था, कोई उसके विरोध में था। उस समय भी प्रोफेसर तलवार ने एक आलोचनात्मक नजरिया लिया, दलित विमर्श की भूमिका और उसकी जरूरत पर जोर देते हुए भी, उसके महत्व को रेखांकित करते हुए भी उनकी कमजोरियों की तरफ इशारा करना। जब डॉक्टर धर्मवीर की किताब आई थी कबीर के आलोचक, जो कि बहुत, जिसने हिंदी में एक हंगामा खड़ा कर दिया, उसका बहुत प्रभाव भी है, उस पर लिखते हुए प्रोफेसर तलवार ने
उनकी आलोचना पद्धति की कमियों की ओर बहुत स्पष्ट इशारा किया। कबीर पर कब्जे की लड़ाई को लेकर आता हूँ। ऐसे स्त्री विमर्श के बारे में, हिंदी में स्त्री विमर्श इतना कमजोर क्यों है, हिंदी में बुद्धिजीवियों की भूमिका के बारे में, इस तरह के लेख जो चलते हुए प्रवाह के बीच उसके सामने खड़े होके एक आलोचनात्मक दृष्टि से उसको देख सकें, ये काम हमेशा प्रोफेसर तलवार ने किया। तो आज हम एक तरह से उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कवितेंद्र ने जिन सीमाओं की ओर इशारा किया हिंदी के प्रचलित विमर्शों की, कैसे वो एक अनुभववाद का शिकार हो गया है और कैसे वो एक बाइनरी भी क्रिएट कर रहा है, बाइनरी में बांट के चीजों को देखने की वजह से एक तरह के विमर्श का दूसरे तरह के विमर्श से कोई संवाद नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये सामाजिक व्यवस्था ही है जो सबका उत्पीड़न कर रही है, तो जो उत्पीड़ित हैं, जो इसके आलोचक हैं, वो उस व्यवस्था से लड़ रहे हैं या आपस में ही लड़ रहे हैं। और अगर वो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही बहस चल रही है उनकी, तो एक तरह से व्यवस्था के जो कर्ता धर्ता हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। वो उनका भी एक तरह से इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक बहुत ही तार्किक, बहुत ही स्पष्ट, अंतर्दृष्टि संपन्न वक्तव्य था। इसमें इसी को मैं थोड़ा सा कुछ अपनी ओर से इसमें कुछ चीजें जोड़ सकता हूं शायद। और चूंकि हम अध्यापक हैं, आप सब ज्यादातर यहाँ पे छात्र हैं, तो हमारा जो बात करने का तरीका होता है यही होता है कि हम चीज़ों को उसकी बुनियाद से, उसकी शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। तो जिसको हम विमर्श कहते हैं, जिसको हम डिस्कोर्स कहते हैं, जिसने पिछले 30, 40, 50 वर्षों में सारी हमारी बौद्धिक दुनिया को, अकादमिक दुनिया को बहुत प्रभावित किया है, बदला है, उसकी बुनियादी अवधारणाएं, उसकी बुनियादी समझ तो हमें उन दार्शनिकों, लेखकों से ही मिली जिनको हम उत्तर आधुनिक लेखक कहते हैं। आप सबने फूको का, दरिदा का नाम सुना होगा। मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, लेकिन ये सब ऐसा नाम है जो सभी जानते हैं। तो फूको के लिहाज से अगर हम विमर्श को या डिस्कोर्स को समझें, तो वो उसको दुनिया को या आसपास की हकीकत को हम कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और उसके बारे में कैसे बातचीत करते हैं। यानी हकीकत क्या है, दुनिया कैसी है, उसको देखने के, उसको महसूस करने के और उसके बारे में बातचीत करने के कुछ निश्चित तरीके होते हैं। इन्हीं तरीकों को विमर्श कहते हैं या डिस्कोर्स कहते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो तरीके होते हैं बातचीत करने के, समझने के, देखने के, जिनको मान लिया जाता है कि वो सामान्य है, वो सहज है, वही सही तरीका है। अक्सर जो समाज में प्रचलित तरीके होते हैं, स्थापित तरीके होते हैं, उनको जैसे प्रकृति प्रदत्त या स्वाभाविक मान लिया जाता है, लेकिन वो स्वाभाविक होते नहीं है। इन उत्तर आधुनिक चिंतकों का योगदान यही था कि उन्होंने ये दिखाया कि आप जो भी विमर्श करते हो, विमर्श केवल दलित, स्त्री, आदिवासी विमर्श ही नहीं है। एक विमर्श जैसे राष्ट्र का, राष्ट्रवाद का एक विमर्श है, एक विमर्श परिवार का विमर्श है, एक समाज का, परिवार और परिवारवाद है, धर्म है,
अनेक तरीके हैं चीजों को देखने समझने के, उन पे बात करने के, वो सब विमर्श के तहत आएंगे इन लेखकों के हवाले से अगर हम समझे तो ये अपने आप नहीं होते हैं, ये चीजें बनती हैं, बनाई जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं। वो भाषा भी कोई अपने आप नहीं बन जाती है जिस भाषा में हम बात करते हैं। वो भाषा भी लोगों के द्वारा बनाई गई है, और किन लोगों के द्वारा बनाई गई है? उन लोगों के द्वारा बनाई गई है जो उसको बनाने की ताकत रखते हैं। इन लोगों का यही कहना था कि ज्ञान और संस्कृति ये दो आधार होते हैं किसी भी विमर्श के। आप क्या जानते हैं चीजों के बारे में, और जो आप जानते हैं उसके आधार पे आप जीवन कैसे अपना बिताते हैं, एक समाज अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है, जिसको संस्कृति कहता है। तो हम ये मान लेते हैं कि ज्ञान तो ज्ञान है, सच तो सच है, जो लोगों ने बड़ी मशक्कत करके समझा है वही ज्ञान है। लेकिन इन लोगों ने हमारा ध्यान इस बात की तरफ दिलाया कि ज्ञान का सच से कोई संबंध नहीं होता, ज्ञान का संबंध होता है ताकत से, शक्ति से। जब उपनिवेशवादी लोग आए, पूरी दुनिया में गए, हमारे देश में आए, तो उन्होंने खास तरह के ज्ञान को विज्ञान कह के प्रतिष्ठित किया। एडवर्ड सईद की बात हो रही थी, उनका काम यही है कि पश्चिमी विज्ञान, उसमें भी खासतौर पर पश्चिमी विज्ञान यही परम सत्य है। या कोई कहे कि भाई हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वही परम सत्य है, या कोई ये कहे कि भाई भगवान ने ही औरत और मर्द बनाए हैं, औरत और मर्द तो होते ही हैं, यही परम सत्य है। इन्होंने इस बात की तरफ हमारा ध्यान खींचा कि ये कोई सत्य अपने आप में, अगर आप प्रमाण ढूंढने जाएंगे इनकी बुनियादी मान्यताओं में, कोई नहीं मिलेगा। बाइनरीज बनाई गई हैं, ये बाइनरीज जो बनाई गई हैं औरत और मर्द की, सच और झूठ की, ज्ञान और अज्ञान की, पश्चिम और पूरब की, भारत और यूरोप की, सच और झूठ की, ये सब जिनके हाथ में ताकत होती है वे लोग एक खास तरह से चीजों को देखने का तरीका बनाते हैं। सुंदर क्या है और सही क्या है। बहुत जमाने से आप साहित्य में देखेंगे कि राजे महाराजा, देवी देवता, यही लोग सुंदर दिखाई देते हैं। सुंदरता के सारे पैमाने वहीं से आ रहे हैं जो राजाओं महाराजाओं के दिए हुए हैं। उन्हीं का जीवन सुंदर है, उन्हीं का जीवन सही भी है। उन्होंने जो नैतिक नियम बनाए हैं, सारे दुनिया में सारे धर्म और सारे कानून कहते हैं कि चोरी सबसे बड़ा पाप है। अब चोरी मतलब किसकी चोरी? कोई गरीब आदमी जो भूख से मर रहा है, अगर वो 2 रोटी चुरा ले तो वो चोर है, उसको सजा मिलेगी। भगवान भी सजा देगा उसको, कानून भी सजा देगा। पाप भी है और अपराध भी है। लेकिन यही धनी मानी लोग जब गरीबों की मजदूरी का शोषण करते हैं, जब उनकी मजदूरी के बल पे अपनी संपत्ति का साम्राज्य खड़ा करते हैं, उनके बदले कुछ नहीं देते, तो ये चोरी नहीं है। ये किसी कानून में, किसी धर्म में चोरी नहीं है, ये पाप भी नहीं है। ये उद्यमिता है, ये मेहनत है। मेहनत भी एक बात है कि भाई जो मेहनत करेगा, ये भी सिखाया जाता है, जो मेहनत करेगा वो जीवन में आगे बढ़ जाएगा। संपत्ति मेहनत से कमाई जाती है, ये बहुत सिखाया जाता है हमको। हार्ड वर्क आपने सुना है? हार्वर्ड से ज्ञान नहीं आता, हार्ड वर्क से आता है। तो ये हार्ड वर्क क्या है? जितने लोग दुनिया में बड़े बड़े अरबपति खरबपति हैं, वो कोई हार्ड वर्क नहीं करते हैं, और जो सबसे गरीब लोग हैं वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। उनके पास संपत्ति नहीं आती है, ना आएगी, पर उनको आप सिखा रहे हो कि आप हार्ड वर्क करते रहो, मेहनत करते रहो। आ नहीं रही है तो कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। और जिनके पास आ गई है वो चोरी से नहीं आई है, वो कड़ी मेहनत से आई, मान के चलो, तो उन पर गुस्सा नहीं आएगा आपको। ठीक है भाई, वही मेहनत कर रहा, हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, 24 घंटे मेहनत करते होंगे, सोते ही नहीं होंगे।
तो कभी सोते नहीं है, तो भाई जाहिर है कि वो ज्यादा ताकतवर होंगे, ज्यादा पैसे वाले होंगे। तो ये विमर्श है। अब यानी सोचने समझने और महसूस करने के तरीके। जैसे फूको ने कहा कि भाई दो चीजें हैं, एक तो सेक्सुअलिटी है, काम वृत्ति, और पागलपन। इसका उन्होंने अध्ययन किया गहराई से। आप पागल किसको कहते हैं और आप नॉर्मल सेक्सुअलिटी या सामान्य काम वृत्ति किसको कहते हैं? इसमें बहस चल रही है। आप जानते हैं आज भी समलैंगिकता और समयौनिकता को लेकर के हिंदुस्तान में बहस चल रही है कि भाई इसको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं स्वीकार करना चाहिए। मतलब अगर ये बहस चल रही है तो उसमें ये तो मान ही लिया गया है ना कि ये कुछ एबनॉर्मल चीज है। लेकिन फूको ने ये दिखाया कि भाई ये यौनिकता या लैंगिकता ये सब कंस्ट्रक्टेड होती हैं, कोई प्रकृति की भगवान की दी हुई चीज नहीं है। इवन सेक्स भी, जब हम सेक्स और जेंडर की बात को समझने लगे हैं, कहते हैं भाई जेंडर तो समाज बनाता है, सामाजिक जो भूमिकाएं हैं औरत और पुरुष की, इसको हम जेंडर कहते हैं। जो जन्मजात सेक्स जो लिंग है उसको हम कहते हैं कि भाई वो तो प्राकृतिक है, लेकिन जेंडर सामाजिक, इतना हम समझते हैं। लेकिन सेक्स भी मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष, तो दुनिया तो आधी आबादी, जैसे कि स्त्री और पुरुष एज सेक्स भगवान ने बनाया हो, नेचर ने बनाया हो, ये भी एक झूठ है। क्योंकि सेक्स की एक पूरी रेंज है। स्त्री और पुरुष के बीच में बहुत तरह के सेक्सेस हो सकते हैं। चूंकि आपने स्त्री पुरुष बना दिए, दो बक्से बना दिए, तो बीच के सारे अब नॉर्मल हो गए, वो सारे अपराधी हो गए, सारे पागल हो गए। एक ही व्यक्ति के भीतर स्त्री और पुरुष होते हैं। जो ये डब्बे हैं, इन डब्बों का कोई मतलब नहीं है। आपने सुना हो गांधी जी कहते थे मैं तो अपने भीतर, मैं एक औरत हूं, मेरे भीतर एक औरत है, मैं पुरुष की तरह महसूस ही नहीं करता हूं। वो झूठ ही बोल रहे थे। क्योंकि ये औरत और पुरुष होना ये खुद एक कंस्ट्रक्ट है, बनाई हुई चीज है। सबके भीतर स्त्री पुरुष दोनों होते हैं और ये पूरी रेंज होती है। तो ये विमर्श, अब जो सवाल कविचंद्र उठा रहे हैं वो भी, जिसको हम लेट 80s और 90s से दुनिया में एक धारणा जो आई, अभी हिंदी में कम आई है, हिंदुस्तान में कम आई है, और आपने सुना होगा उसका नाम, इसको इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं, यानी अंतर प्रभागीयता। एक जनरल मोटर्स के खिलाफ अमेरिका में एक बड़ा चर्चित मुकदमा हुआ। वहां की जनरल मोटर्स में काम करने वाली कुछ श्वेत महिलाओं ने ये शिकायत की कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, यहाँ पे जो छटनी हो रही है उसमें हमारी छटनी हो रही है, भेदभाव हो रहा है यहाँ पे रंग के आधार पे और लिंग के आधार पे। ये मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट तक ये मुकदमा गया। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा गया तो जनरल मोटर्स ने कहा कि देखिए, हमारी फैक्ट्री में तो अश्वेत लोग भी काम कर रहे हैं, अच्छी खासी संख्या में अश्वेत लोग काम कर रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम रंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे हैं। और देखिए हमारी फैक्ट्री में तो महिलाएं भी काम कर रही हैं, तो हम तो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो जज ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, सही बात है भाई, महिलाएं भी हैं, अश्वेत भी हैं, तो कहां भेदभाव हो रहा है? मुकदमा खारिज हो गया। उसके बाद ही ये बात आई कई फेमिनिस्ट राइटर्स की तरफ से कि ये देखने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि जो महिला है और अश्वेत है, आपने देख लिया अश्वेत भी हैं महिला भी हैं, तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा। लेकिन वहां पे जो अश्वेत महिलाएं हैं वो दोनों तरह के भेदभाव का शिकार हो रही है, और आप दोनों तरह के भेदभाव का शिकार एक व्यक्ति हो सकता है, इसको मान ही हमारे उन्होंने उसी से फिर बात ये निकल के आई कि ये सारा स्त्रीवाद ही झूठ है। क्योंकि ये जो स्त्रीवाद है, जो केवल स्त्री और पुरुष को देख रहा है, जो स्त्री और पुरुष के बीच बराबरी पैदा करने की बात कर रहा है, तो क्या सारे पुरुष बराबर हैं?
और क्या सारी स्त्रियां बराबर हैं? जब पुरुष ही बराबर नहीं है, एक पूंजीपति अरबपति पुरुष है, एक वो पुरुष है जो सर पे मैला ढो रहा है, मजदूरी कर रहा है, जब वो दोनों बराबर नहीं है, महिलाएं भी इसी तरह से बराबर नहीं है, तो आप पुरुष और महिला के बीच बराबरी कैसे पैदा कर देंगे? और आप किस पुरुष की किस महिला की बात कर रहे हैं? तो ये महिला कैटेगरी, ये पुरुष कैटेगरी, ये तो कहीं वजूद में नहीं है। लोग हैं, इंसान हैं, और जो इंसान है वो अनेक तरह के उत्पीड़नों का शिकार होता है। उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई एक कि भाई आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, आप किस धर्म के मानने वाले हैं, आप किस जाति के हैं, आप किस रेस के हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आपकी लैंगिकता क्या है, आप शहर में रहते हैं कि गांव में रहते हैं, आप हजारों चीजें, आपकी सेक्सुअलिटी क्या है, आपकी उम्र क्या है, उम्र के आधार पर भी उत्पीड़न होता है। आप बूढ़े हैं कि बच्चे हैं कि जवान हैं। तो ये सब अलग अलग काम नहीं करते, ये सब मिल के काम करते हैं। हमारे विमर्शों की दिक्कत जो आ रही है वो यही है कि वो इस इंटरसेक्शनलिटी को अभी एड्रेस ही नहीं कर रहा। आप दलित विमर्श कर रहे हैं, स्त्री विमर्श कर रहे हैं, लेकिन वही स्त्री जो दलित है उसको ये महसूस हो रहा है कि हमारी तो बात ही नहीं हो रही है। ये दोहरा अभिशाप लिखने वाली कौशल्या बसंती ही नहीं, और भी लोगों ने, और दलित विमर्श के भीतर से स्त्रियों के खिलाफ वैसे ही भयानक सामान्यीकरण, सरलीकरण किए जा रहे हैं, और फिर स्त्रियों को समझाया जा रहा है कि भाई अभी तो लड़ाई हमारी सवर्णों के साथ चल रही है, तो आप ये स्त्री पुरुष का मामला मत उठाओ, ये तो घर का मामला है, ये तो निपट जाएगा। लेकिन ऐसा करते हुए आप उन सवर्ण नेताओं के साथ खड़े होने में आपको कोई संकोच नहीं होता। अगर आपको अवसर मिल जाए तो आप दलित विमर्श करते हुए सवर्ण नेताओं के साथ उनकी राजनीति के बाद जाके खड़े हो जाते हो। तो इसलिए ये बात उठाई गई कि भाई ये जो बड़े बड़े डिब्बे हैं वो हमारी नजर को और सीमित कर रहे हैं। ये बात शुरू जरूर हुई थी इसी बात से लेके कि भाई मुख्य धारा है, उसमें ये आवाज नहीं है, वो आवाज नहीं है, लेकिन फिर से जब वो विमर्श भी एक खास तरह की शक्ल में आ जाते हैं, एक एक एक, एक डिब्बेबंदी हो जाती है, लेबलिंग हो जाती है, तो वहां भी फिर डिब्बे रह जाते हैं, वो लोग जो उसमें है वो गायब हो जाते हैं, इंसान गायब हो जाते हैं। इसलिए आज इंसान आपको दिखता नहीं है विमर्श में, वो एक कैटेगरी दिखती है जिसकी बात होकर सामाजिक पहचान, लेकिन आपकी सामाजिक पहचान ही आप नहीं है। आप एक व्यक्ति हैं, एक इंसान हैं, और सारी कैटेगरीज को जीते हुए रहते हुए उससे अलग भी आप कुछ हो सकते हो। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कम से कम हमें ये जो अंतर प्रभागीयता, इंटरसेक्शनलिटी की बात है, उसको तो जरूर संज्ञान में लेने की जरूरत। तभी आप तय कर पाएंगे कि एक गांव में रहने वाली गरीब दलित स्त्री का जो संघर्ष है वो एक शहर में रहने वाली एक अच्छी स्तर तक अपने संघर्ष से पहुंच चुकी कोई स्त्री है, उसके उससे जमीन आसमान का फर्क है दोनों की लड़ाई में। एक आदिवासी महिला जो छत्तीसगढ़ में उत्पीड़न का शिकार हो रही है, किसी जंगल में, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की महिला के साथ जो हो रहा है, उसकी लड़ाई का दिल्ली में बैठी हुई, इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में बैठी हुई महिलाओं की कोई लड़ाई नहीं, उनकी भी लड़ाई है, उनके भी संघर्ष है। किसी को बड़ा छोटा करने की जरूरत नहीं, पर यह समझने की जरूरत है कि वो सब एक ही नहीं है, उनको आप एक ही झाड़ू से नहीं। अभी कुछ दिन पहले बहस हो रही थी, एक महिला, एक स्त्रीवादी लेखिका ने कामगार, घरेलू कामकाज जो महिलाएं करती हैं उनको लेके बात कही कि भाई ये छुट्टी उट्टी पे चली जाती हैं महिलाएं, और मैं तो खैर कोई बात नहीं, मैं तो पैसे उसे काटती नहीं हूँ छुट्टी पे चले जाने के बाद भी, लेकिन बहुत छुट्टी लेती हैं और बड़ी दिक्कत होती है। अब आप समझिए कि जो हमारे घरों में महिलाएं या पुरुष भी घरेलू काम करते हैं आज की तारीख में, और हम सब में यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग हो सकते हैं, उनकी जो स्थिति आज वो प्रिकैरियस, उनका जीवन, जो मजदूरों का, दिल्ली के मजदूरों का जो जीवन है, घरों में काम करने वाले लोगों का जीवन है, वो इतना प्रिकैरियस है, उनको इतना काम करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज महंगी हो गई है। अगर बच्चे हैं उनको पढ़ाना है,
तो फीस इतनी महंगी हो गई, वो फीस ही देने के लिए एक बच्चे की उसको 10 घंटे 12 घंटे काम करना, वो बीमार पड़ जाती है तो इलाज नहीं करा सकती, कोई अस्पताल नहीं बचा है, कहीं दवा नहीं मिल रही है। अस्पताल बहुत महंगे हो गए हैं। दिल्ली में थोड़ी हालात सुधरे होंगे, क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं दिल्ली की बात नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली के आसपास जो सबर्ब से उनकी बात कर रहा हूँ, वहां तो कुछ भी नहीं है। तो वो बीमार पड़ेगी, जब वो 10 घंटे 12 घंटे काम करेगी तो जरूर बीमार पड़ेगी। बीमार पड़ेगी तो उसको इलाज नहीं मिलेगा। और वो जिन इलाकों में रहते हैं वहां गंदगी है, वहां नालियां भरी हुई है, वहां पानी पीने का नहीं मिलता है, उनके आपस के बहुत सारे झगड़े हैं, हिंसक है, वो पिट रही हैं, मार खा रही हैं, कोई उनके साथ खड़ा नहीं है, वो अपनी जगहों पे नहीं, अपने गांव से उखड़ के सब आ गए हैं, शहर में अकेले हैं। तो उनके संघर्ष के साथ एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने संघर्ष की अगर तुलना भी कर रहा है तो इसका मतलब कि उसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो कहाँ के सिस्टम में किस तरह जी रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, जाति है, धर्म है, वर्ग है, और ये जब हम इस पर ध्यान देंगे तब जा करके हमारी समझ में ये आएगा कि कैसे हम एक विमर्श का झंडा उठा के चलें, उससे समाज बदलने वाला है। समाज उत्पीड़न किसका हो रहा है, कैसे, उससे बहुत चर्चा हो गई। बात यह है कि कैसे बदलाव कैसे होगा। बदलाव तो तभी होगा ना जब लोग करेंगे, और लोग बदलाव तो तभी करेंगे जब वो हाथ से हाथ जोड़ेंगे, जब वो इकट्ठे होंगे। तो ये समझना जरूरी है हर इंसान को, हर व्यक्ति को, कि वो जहां खड़ा है, जहां से वो देख रहा है दुनिया को, और जो दुनिया देखने की उसकी आदत है, और जो दूसरी जगह खड़ा है, कहीं और खड़ा है, उसकी जो दुनिया है, उसका जो संसार है, और वो जिस तरह से दुनिया को देख रही है, देख रहा है, उसमें एक बड़ा गैप है। उस गैप को हम समझें, महसूस करें, और उसको दूर करने के लिए कम से कम एक कोशिश सचेत रूप से करें। तब जाके हो सकता है कि जो ठहराव दिखाई देता है वो थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू हो। तो बहुत शुक्रिया।